नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में, सीएम का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर। प्रदेश में 24 बाघों की मौत से वन विभाग में मचा हड़कंप, सीएम शिवराज ने बाघों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। विधायक आरिफ मसूद को मिली अग्रिम जमानत, विधायक मसूद के समर्थकों में खुशी की लहर। हॉस्पिटल की लापरवाही से युवक की हुई मौत, न्याय के लिए परिजनों में पुलिस के लिए शरण। प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम शिवराज का फोकस पूरी तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर है, जिसके चलते सभी मंत्रियों को हर महीने अपने विभाग में किए गए कामों का ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा। वहीं सीएम के नए निर्देश को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जिस तरह शेर 2 कदम आगे चलने के बाद पीछे देखता है, उसी तर्ज पर हम अपनी गलतियों को समझकर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी पूरे देश में एक नंबर पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सहकारिता विभाग में 3 प्रकार का हम पैसा दे सकते हैं। एक पैक्स सोसाइटियों को पैसा दे सकते हैं, एक पैक्स सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 200 लाख रुपए दे सकते हैं। ऐसे हम मार्केटिंग सोसाइटी को पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा हम एफपीओ जो है ना, उनको पैसा दे सकते हैं मात्र 1% के ब्याज पे। तो वो जो है ना, अभी हमने यहाँ से सोसाइटियाँ, जो पैक्स सोसाइटियाँ थी, व्यवस्थित सोसाइटियाँ थी, जिनका अंकेचर ठीक था, ऑडिट ठीक था, ऐसे कई लोगों को हम अभी देने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि देश में मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग एक नंबर पर रहे, ऐसा हम प्रयास प्राणपण से करने के लिए लगे हुए। बीते 6 माह में प्रदेश में 24 बाघों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाघों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर मंत्री विजय शाह से मीडिया ने कुछ सवाल किए तो उन्होंने अटपटा जवाब देते हुए कहा कि बाघों की मौत होने के बावजूद लोगों को शासन और विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रदेश में अब भी 526 टाइगर है, जिसके चलते हमें टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही वन मंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सफारी अभयारण्य और नेशनल पार्क बनाए जाएंगे ताकि पर्यटकों की दिलचस्पी प्रदेश की ओर बढ़े। देखिए, टाइगरों की मौत होने के बावजूद आज आपको धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश शासन को, हमारे कर्मचारी अधिकारी को। 526 टाइगर हमारे पास है और हम हिंदुस्तान में टाइगर स्टेट का दर्जा लिए हुए हैं। कोई भी टाइगर 10-12 साल किससे ज्यादा नहीं जीता। आज बांधवगढ़ में, कान्हा में और पेंच में ये स्थिति है कि जितने एरिया एक टाइगर को लगता है उससे 2 गुना टाइगर है। तो जब 2 गुने हो जाएंगे तो आपसी द्वंद्व भी होगा, फिर झगड़े के लिए वो बाहर जाएंगे और बाहर जाएंगे तो फिर जनता से भी। तो ये भी कुछ बहुत सारे कारण हैं और हम धीरे धीरे, आपने मुख्यमंत्री ने भी देखा है, 2-4 सफारी, 2-4 अभ्यारण्य, 1-2 नेशनल पार्क हम लोग और बना रहे हैं। और चाहे नौरादेही हो, चाहे आपका सागर हो और चाहे आपका गांधी सागर हो, वहाँ पर हमने हिरणों को शिफ्ट किया है। बहुत जल्दी हम वहाँ टाइगरों को भी शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये ना हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइगर रह पाएँ। अच्छी बात ये है कि कूनो पार्क, जहाँ पर हम बब्बर शेर के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अब अफ्रीका का चीता आने के लिए भारत सरकार ने एक टीम भेजी है। तो गांधी सागर में या कूनो में बहुत जल्दी आपको अफ्रीका के चीते भी देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि आरिफ मसूद पर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करने पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। इस प्रकरण के चलते आरिफ मसूद का गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था। इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद भोपाल कोर्ट में आरिफ मसूद के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। उन्होंने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर आरिफ मसूद के वकील वाहिद खान ने इसे असत्य पर सत्य की जीत बताया है।
वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर सभी लोगों को धन्यवाद दिया है और न्यायालय पर भरोसा रखने की अपील की है। करें और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अग्रिम जमानत मिल गई है और मैं सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें। मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरे खिलाफ वारंट जारी हुआ था कि मुझे फरार शब्द न इस्तेमाल किया जाए। मैं न्याय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, बार का सदस्य हूँ। अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं स्वयं न्यायालय में पेश होऊंगा और मैं माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उसका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सबसे भी, भोपाल वासियों से, देशवासियों से, जिन जिन ने मेरे लिए जो जो प्रार्थनाएं की, दुआएं की, उन सबका भी शुक्रिया। तमाम पार्टीजनों का धन्यवाद और हमारे वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद और तमाम उलेमा इकराम का जो बहुत फ़िक्रमंद रहे, बराबर मुझसे पूछते रहे और दुआएं कराते रहे, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो जो जिस जिस धर्म के लोगों ने अपने अपने ढंग से जो प्रार्थनाएं की हैं, मालिक का धन्यवाद दें। और अभी लड़ाई क्योंकि कानूनी बाकी है, ये केस मेरे पर झूठा लगा है, न्यायालय से मैं बरी होऊंगा। मैं सबसे कहूँगा संयम रखें, कोई जलसे जुलूस, कोई इस तरह का काम ना करें जिससे हमारे आने वाले केस पे कोई विपरीत असर पड़े। तो मेहरबानी करके सब मालिक का शुक्र अदा करिए, इंसाफ की जीत होगी। आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, काफ़ी लंबी लड़ाई चली है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से ही हमारा कहना था, इसको हम असत्य पर सत्य की जीत मानते हैं और इसको हम, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमें मालूम था कि उनके विरुद्ध कोई प्रकरण बन नहीं रहा था। राजनीतिक दबाव के कारण दबाव डालकर पुलिस पर यह प्रकरण बनाया गया जिसमें कोई दम नहीं था, कोई तथ्य नहीं था और हमको हमारे संविधान पर पूर्ण विश्वास था, हमारी अदालत पर, हमारे लॉ पर पूर्ण विश्वास था और हम शांतिपूर्ण तरीके से लीगल लड़ाई लड़ते रहे और जिसमें हमें ऊपर वाले की कृपा से माननीय उच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद, हमें ज़मानत का लाभ आरिफ मसूद विधायक महोदय को दिया गया। उनके प्रकरण में जो ये बताता है कि ये प्रकरण उनके विरुद्ध झूठा बनाया गया है। हम इसी के साथ साथ पूरे भोपाल की जनता का, अहले भोपाल का और पूरे देश की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जिस तरह इस कठिन समय में विधायक महोदय के साथ खड़े होकर एकजुटता दिखाई, प्यार मोहब्बत दिखाया और उनके पक्ष में दुआएं की, प्रार्थनाएं की और सभी जतन ईश्वर के आगे और ऊपर वाले के आगे उन्होंने कर दुआएं मांगी। जो उनकी दुआएं कबूल हुई, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों का, मीडिया वालों का, आप सब लोगों का, सब माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय जितने अधिवक्तागण हमारे साथ थे, हमारे विवेक तनखा जी, अजय गुप्ता महोदय और भी जो अधिवक्तागण जिनका हमारे साथ सहयोग रहा, जिन लोगों का रहा, उन सब का हम तहे दिल। इंदौर स्थित एक निजी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो डॉक्टरों ने परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल यह मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के ट्रू केयर निजी हॉस्पिटल का है। यहां बाणगंगा निवासी रवि मौर्य को उनके परिजनों ने सांस की तकलीफ होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों की माने तो रात तक रवि की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद में डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया और जब मरीज से मिलने की बात कही तो डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया कि पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसके बाद देर रात मरीज की मौत हो गई। तो इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की ओर से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब परिजन इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ था भैया आप लोगों के साथ अभी बाणगंगा हॉस्पिटल में? हम वहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे राजाबाग कॉलोनी में। तो वहाँ पे जैसे कल शाम को लेके गए थे हमारे पेशेंट को, तो उसको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो रही थी। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, उन्होंने आईसीयू में उसको एडमिट करके रखा था। तो हम लोग जब थे तो सुबह 7 बजे तक वो अच्छे से हम लोगों से सबसे बातचीत कर रहा था। 7 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल वाले आए, एकदम से बोलते हैं कि उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे लेके गए और हम किसी परिजन से नहीं मिलने दिया उन लोगों ने। उसके बाद जब हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनसे बोला कि हमको हमारे पेशेंट वगैरह दिखा, तो हमको बोलते नहीं वो ज़्यादा सीरियस होकर हमसे नहीं समझेगा और हॉस्पिटल में क्या मालूम कब एक्सपायर होगा, उन लोगों ने हमको ज़्यादा सी भनक तक नहीं लगने दी। उसके बाद अब जब हम लोगों ने उनको बोला, रिक्वेस्ट वगैरह की कि हमको हमारे पेशेंट से मिलने दीजिए, तो उन्होंने हमको बाहर से दिखवाया और देखा तो उनके टीवी मॉनिटर स्क्रीन वगैरह चल रही थी, सारी ब्लैंक चल रही थी। क्या मालूम कब हमारा भाई एक्सपायर वगैरह हो गया। नाम क्या है आपके भाई का? नाम क्या है आपके भाई का? रवि मौर्य।
किस मामले में एडमिट था? उसको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो रही थी। मारपीट वगैरह हुई है आप लोगों के साथ हॉस्पिटल? हम लोगों के साथ में मारपीट की हुई है, लेडीज़ों के साथ में मारपीट की है उन्होंने। और जब हमने इसका विरोध किया कि आपने हमको बताया क्यों नहीं, तो वो गुंडागर्दी को उतर गया। वो जो हॉस्पिटल के जो ऑनर वगैरह थे वो आए और उन्होंने हम लोगों के साथ में मारापीटी वगैरह किया। आपका नाम क्या है? और पुलिस वाले हॉस्पिटल के बाहर ही गए और हम लोग पुलिस वाले को बुलवाया, तो पुलिस वाले ने हमको ये कहकर डाल दिया कि अब आप अपने पेशेंट को दूसरा हॉस्पिटल लेके जाइए। बाकी हम लोग हाँ 7 आप लेके जाइए हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल लेके जाइए। तो दूसरा हॉस्पिटल से आए तो यहाँ पे सब लोगों ने हमको जवाब दे दिया कि आपका पेशेंट वहीं। ये मेरी बहन के लड़के की डेथ हुई है। क्या नाम है उनका भैया का? उनका नाम है रवि मोहन लाल मौर्य नाम है उनका। क्या घटनाक्रम हो गया था? आप लोग यहाँ क्यों खड़े? हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ की पुलिस भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है और बाणगंगे की पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया। हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। डॉक्टर लोगों ने हमें झूठ बोला कि वेंटिलेटर पे लेटाना है, वो जीवित हो मृत। मैंने जब देखा अंदर उल्लू बना रहे थे, वो हम लोगों से झूठ बोल रहे थे। जब मैं अंदर जाकर देखा तो हमारा बेटा जीवित नहीं था। फिर इसलिए हमने उनसे कहा तो वहाँ के एक भी डॉक्टर नहीं थे और हम लोगों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उन लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया और वो पुलिस भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही है और हमें वो भगा रहे थे वहाँ से। और बोले झूठ बोल दिया, बोले आपके पेशेंट की सांस चल रही। तो हमने बोला सांस चल रही, चलो हॉस्पिटल दूसरे ले जाएं। हम फिर यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि वो तो मृत है। और क्या शिकायत थी रवि को? क्या शिकायत के चलते भर्ती करा? उनको पीठ में दर्द था और थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा। और मैंने उनसे खुद कल रात में 12:30-1 बजे के समथिंग मैंने डॉक्टर से पूछा इन्हें क्या प्रॉब्लम है, कोई इन्हें अटैक तो नहीं आया है, इन्हें कोरोना तो नहीं है? बोले नहीं नॉर्मल है। मुझसे खुद वहाँ के एक डॉक्टर ने बताया, मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन रात में जो ट्रीटमेंट उनके कर रहे थे मेरे सामने, उन्होंने इंजेक्शन लगाए उनको, मैंने उनसे खुद पूछा। जब ऐसी बात थी तो उन्हें बताना चाहिए ना, हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल लेकर चले जाते। क्या करते थे रवि का काम? क्या करते थे वो? नगर निगम में उनका जॉब था। और बाद में डॉक्टर ने मारपीट भी करी आपके साथ? हाँ डॉक्टर लोगों ने मारपीट किया, मेरे बाल पकड़े और एक डॉक्टर मुझसे 3 लाख मांग रहा था। अच्छा। जब मैंने भी चिल्ला चोट करी तो मुझसे बोलता 3 लाख रुपए लेकर जब तुझे डेड बॉडी दूंगी। मैं नाम नहीं जानती लेकिन मैं आपको उनको शक्ल से बता सकती हूँ। यदि आप वहाँ जाएंगे तो मैं आपको डॉक्टरों की शक्ल पहचान कर बता दूंगी। कौन सा हॉस्पिटल था? टू केयर हॉस्पिटल की घटना है वो वहाँ पर। हाल ही में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जमानत मिली है। इसके बाद विधायक आरिफ मसूद ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर ये केस गलत लगाया गया है। न्यायालय के फैसले पर मुझे भरोसा था, इसके लिए मैंने खुद ही तलैया थाने में अपनी गिरफ्तारी दी थी। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना चाहिए कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। किसी को मजहब के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने सिर्फ उसका विरोध करना शुरू किया था। अगर बाद में मजमा आ जाता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोग मुझे फरार बता रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं न्यायालय में आऊंगा। हालांकि इस पूरी लड़ाई में भोपाल की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। बाकी नज़ारा बाहर का आप लोगों ने, आपके साथी बता ही देंगे, देख ही लिया होगा। जो इल्ज़ाम सरकार ने मुझ पर लगाया था कि मैं भड़काऊ भाषण दिया था, तो बाहर मेरी बहनें मेरी आरती कर रही थी, तो इससे ये साबित हुआ। और धन्यवाद देता हूँ भोपाल की जनता को कि उसने कम से कम इस इल्ज़ाम को नकार के ये बता दिया कि मैं सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हूँ। मेरी विचारधारा को उन्होंने जिस तरह से करा, अखबार में बार बार आ रहा था। उस वाक़ये के मुतालिक सिर्फ इतना ही कहूँगा कि न्यायालय की जो आज अग्रिम ज़मानत मिली है उसके लिए न्यायपालिका का बेइंतहा धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जिनने मुझे समय समय पर दूरभाष से चर्चा करके मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी और कहा कि हमने तुम्हारा वीडियो बार बार देखा, कहीं भी कोई शब्द तुम्हारा इसमें एक गलत नहीं है जिससे कोई संदेश गलत जाता हो। लेकिन दुर्भावनावश मेरे ऊपर सरकार पीछे लग गई थी और मुझे धकाना चाहती थी, डराना चाहती थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो काबिल तारीफ़ है। वरिष्ठ अधिवक्ता विशेष करके मैं विवेक तनखा जी और अजय गुप्ता का धन्यवाद दूंगा। तनखा साहब ने जो बहस अदालत में करी, जो तथ्य रखे वो काबिल गौर थे, और जो उन्होंने एक एक पॉइंट को सरकार के लगाए हुए इल्ज़ाम को सफाई दी, वो मेरे लिए उनका व्यक्तिगत एहसान भी, जो जुमलों से मैं अदा नहीं कर सकता। और क्योंकि ये केस मुझ पर गलत लगा, निश्चित रूप से अभी ज़मानत मिली है, न्यायालय में ये प्रकरण चलेगा। मैंने उच्च न्यायालय में 482 भी लगाई है। और मैंने पहले भी कहा था,
जब मेरे ऊपर एक अपराध पंजीबद्ध हो गया था तो मैं स्वयं तलैया थाने पेश हुआ था और मैंने अपने आप की गिरफ्तारी दी थी और मुझे मुचलके पे, क्योंकि अवेलेबल ऑफेंस था, मुझे मुचलके पे छोड़ दिया। मैं यहाँ के बाद बिहार चुनाव में चला गया और जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ इस तरह का एक वाक़या और आ गया। तो मैंने वहाँ से बाइट दी थी और ये कहा था कि मैं न्यायालय का मानने वाला व्यक्ति हूँ, न्याय को मानने वाला। मैं निश्चित रूप से भोपाल आऊँगा और अगर मुकदमा है तो हम फेस करेंगे। हम घबराने और पीछे और भगने वाले लोग नहीं। साइबर क्राइम धार और राजगढ़ थाना पुलिस को 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने 2 माह पूर्व अपने साथी के साथ मिलकर गंधवानी की रहने वाली महिला की निर्मम हत्या की थी। आरोपी ने महिला की गोली व चाकू से हत्या कर शव को जलाया था। बता दें, पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद ही मामले की गुत्थी को सुलझा लिया था, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। अब हाल ही में पुलिस ने हत्या के मामले में 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आज साइबर क्राइम धार और राजगढ़ पुलिस ने की एक जॉइंट सफलता है, जिसमें 10,000 रुपये का इनामी पकड़ा गया है। ये इनामी, जिसका नाम गोविंद पिता कालूराम बोडाना, निवासी सनावदा, थाना कानवन का रहने वाला है। ये थाना कानवन का हिस्ट्री शीटर है और इम्पोर्टेंट ये है कि 2 महीने पहले गंधवानी थाना क्षेत्र में एक महिला का मर्डर हुआ था, जिसमें मर्डर करने के बाद महिला की लाश जला दी गई थी और वो काफ़ी सनसनीखेज अपराध था। उस अपराध में घटना दिनांक से ही गोविंद फरार था। इसे कल राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जहां पर एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस। शुक्रवार से कोवैक्सीन के 3rd स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल भोपाल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनिल दीक्षित ने बताया कि पहला टीका 46 वर्षीय शिक्षक को लगाया गया। इसके बाद करीब 100 लोगों को भी टीका लगाया गया। जिन वॉलंटियर्स को टीका लगाया जा रहा है, उन्हें बूस्टर 28 दिन तक यह ट्रायल चलेगा। इस प्रक्रिया के बाद जिस वॉलंटियर को कोई बीमारी पहले से ना हो, उसे यह टीका लगाया जाएगा। अगले 10 दिनों तक वैक्सीन ट्रायल में 2 से 3 हजार लोगों को शामिल किया जाएगा और बाद में उनकी इम्यूनिटी की जांच होगी। हमको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन ट्रायल के लिए, उसके हम आभारी हैं भारत बायोटेक के। उन्होंने हमें चुना इसके लिए और ये वैक्सीन ट्रायल हमारे यहाँ आज से शुरू हो रहा है। वैक्सीन आई थी हमारे पास 3 दिन पहले और आज हमने रजिस्ट्रेशन तो पहले से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन आज प्रॉपर प्रक्रिया उसकी शुरू की है, जिसमें कि वॉलंटियर्स को बुलाया था आज, ताकि इनका हम वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ कर सकें। इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया सबसे पहले होती है, जिसमें कि वॉलंटियर को बताया जाता है कि वैक्सीन क्यों लगाया जा रहा है, क्या क्या इसके परिणाम हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि पहले 2 फेजेस इसके हो चुके हैं ट्रायल के, उसमें ये देखा गया है कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और इससे कोई भी प्रॉब्लम होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी तीसरे ट्रायल में हम ये देखेंगे कि इसमें कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आती हैं। इसके लिए ये ट्रायल किया जा रहा है, तो जिसमें हम पेशेंट को काउंसलिंग करने के बाद पूरा उसको जब आश्वस्त हो जाता है कि वैक्सीन मुझे लेना है, तो हम उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद इसका RT-PCR टेस्ट के लिए हम टेस्ट स्वैब लेकर भेजेंगे और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला गरमाया है। दरअसल कमला नगर थाने अंतर्गत क्षेत्र से एक पीड़िता महिला ने सलमान नामक युवक पर धर्म छुपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो धर्म नहीं बदलने पर युवक सलमान ने उसे 1 साल तक अज्ञात स्थान पर अपहरण करके रखा था। अब लव जिहाद से पीड़ित महिला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। आपका नाम बताओ, क्या समस्या है? मेरा नाम सरिता दाखले और मुझे 1 साल से किडनैप करके रखा गया, ब्लैकमेल करके। किसने रखा, कहाँ रखा? सलमान ने रखा सर, जगह का नाम नहीं पता। तो नाम कैसे पता चला उसका सलमान है आपको? सर मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला जब उसने मुझसे धर्म बदलने को कहा।
आप उससे शादी कर चुकी थी, आप पूरा विस्तार से थोड़ा सा बताइए खुल के। सर उसने मुझसे हिंदू बोला था कि मैं हिंदू हूँ और मुझसे मंदिर में शादी करी, और जब उसने मुझे धर्म बदलने को बोला, जब मुझे पता चला तो मैं कार्रवाई कर रही हूँ। कब मुलाकात हुई आपकी उससे? पहली बार कब मिले थे आप उनसे? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। कहाँ मुलाकात हुई थी? सर राजीव नगर में। राजीव आपके मोहल्ले में? हाँ सर। तो आपके मोहल्ले में वो रहता था? नहीं रहता नहीं था, आया था वहाँ पे। चला गया आप? हाँ। तो आप कह रही हैं 1 साल से किडनैप करके रखा था? हाँ तो सर मुझे ले गया था ना वो। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने लव जिहाद कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कहा कि दिग्विजय सिंह की उम्र हो चुकी है, उनका काम है इस तरह की बयानबाजी करना जिससे मीडिया में जगह मिल जाए। सुनिए दोनों ही नेताओं ने क्या कहा। की मानसिकता हमने सदैव देखी है कि वो विभाजनकारी मानसिकता, कई बार उनके शब्द से हमने सुना है जो कोर्ट ने भी इस बात के लिए उनको एहसास कराया है कि जब वो हिंदू आतंकवादी का शब्द लाए थे, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन ऐसी कोई उनके मुँह से टिप्पणी आ गई तो मैं कोई अनूठी बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके मन में शुरू से ये इस टाइप की भाषा, इस प्रकार का व्यवहार जुड़ा रहता है। परमात्मा से, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कभी तो उनको सद्बुद्धि आएगी। मीडिया के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको ऐसा क्या दिखा कि लव जिहाद का वो विरोध करना चाहते हैं। वैसे एक बात तो है कि दिग्विजय सिंह जी ने जब जब संघ का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करा, जब जब हमारे समर्थक बढ़े हैं, हमारे वोटी बढ़े हैं, और मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि उनको जनता ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। अब वो 72-73 साल के हो गए, तो मीडिया भी अब उनको गंभीरता से ना ले। लव जिहाद हम बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय गृह मंत्री जी से भी, अमित शाह जी से भी, कि लव जिहाद में जो बेटियां हैं उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, आइडेंटिटी छुपाई जाती है और उसके बाद उनसे विवाह किया जाता है, और विवाह के बाद उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या वो काल के गाल में चली जाती हैं। ये भारत की बेटियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। मैं योगी जी को, खट्टर जी को और शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।